नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रबंधन के उपागम के ऊपर करने वाले हैं। और आज जिस हम उपागम की बात करेंगे वो हमारा MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जिसको हम जानेंगे कि एक अगर हमें कोई विद्यालय संचालित करना है तो हम किन अप्रोचेस को ध्यान में रख करके अपने विद्यालय को संचालित कर सकते हैं। तो उसी में आज हम बात करेंगे MBO के बारे में, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, या अगर इंग्लिश में जाने तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एक थोड़ा सा इसका हम हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन है क्या। इसका जो परिचय जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े और छोटे कर्मचारी मिलकर अपने लक्ष्यों की पहचान करते हैं, उनसे अपेक्षित नतीजे जैसी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं, है ना, और संस्थान को, ठीक है, या संस्थान को चलाने के उपायों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें यानी कि इसमें है क्या कि छोटे हों या कर्मचारी बड़े, किसी भी वर्ग के कर्मचारी हों, उद्देश्यों को लेकर के वह आपस में पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके बाद अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो जो है वो क्रिया करते हैं। यानी कि प्रबंधन जो है, अगर हम बात करें MBO क्या है, तो MBO एक ऐसा उपागम है जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके बाद उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो अगर मेनली अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, जैसे जो भी प्रबंधक है वो पहले उद्देश्य बना लेता है कि उसको विद्यालय में कब कब और क्या क्या करना है, किससे क्या काम कराना है, टीचिंग स्टाफ से क्या कराना है, जो ऑफिस स्टाफ है उससे क्या कराना है, जो 4th क्लास का स्टाफ है उससे क्या कराना है, प्रिंसिपल से क्या कराना है। यानी कि ऑलरेडी सबके जो उद्देश्य हैं वो पहले से डिसाइड रहते हैं, यानी कि सबके काम उन्हें पता होते हैं कि किस व्यक्ति को कब और कैसे क्या काम करना है, इन सभी की जानकारी सबको रहती है और उसके आधार पर ही उन्हें वो कार्य दिए जाते हैं और फिर वो कार्य लागू किए जाते हैं। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें, ये अगर हम कोई MBO के थ्रू अगर हम MBO अप्रोच का यूज करके हम कोई विद्यालय चलाते हैं या कोई प्रबंधन है या मैनेजमेंट चलाते हैं तो वो उसकी प्रक्रिया कैसे कैसे होगी। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो 8 चरणों में विभाजित है। तो हम एक एक करके आज चरणों को डिस्क्राइब करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो जो इसका MBO का जो पहला चरण है ना, वो है कि संस्थान के लक्ष्यों का निर्माण करना। यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है या जो इंस्टीट्यूट हमने बनाया हुआ है या हमने जो विद्यालय बनाया हुआ है, अगर हम उसको संचालन करने में MBO की सहायता लेते हैं या MBO उपागम के तहत अपने संस्थान को चलाते हैं, तो हमारा जो पहला चरण है, हमें सबसे पहले क्या करना, जैसे इसका नाम ही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन। तो नाम से ही पता है सबसे पहले इसमें क्या होगा, उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, संस्थान के लक्ष्यों का निर्माण करना। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा संस्थान है हमें उसके लक्ष्यों को बनाना है कि हमारे संस्थान का लक्ष्य क्या है, किस व्यक्ति के हमें क्या काम कराना है, उससे क्या हमें गोल देना है या उसके लिए हमें क्या टारगेट डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो संस्थान की भूमिका स्पष्ट करना। जब हम एक उद्देश्य बना लेंगे कि हमें इस क्षेत्र में ये कार्य करने हैं, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस संस्थान की भूमिका बनाएंगे कि हमें कार्य को कैसे कैसे क्रियान्वित करना है, किस व्यक्ति से किस समय में कैसा कार्य कराना है ना। तो इसका सेकंड क्या होगा कि उसकी संस्थान की जो है वो भूमिका बनाना। थर्ड की अगर हम बात करें तो विशिष्ट लक्ष्यों का निर्माण करना, है ना। फिर देखो संस्थान है ना, कई सारे स्कूल हैं, अगर हम देखें तो हम स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं उनसे अलग, है ना। तो ऐसे लक्ष्यों का भी निर्माण करना जो विशिष्ट हो, यानी सबसे थोड़ा अलग हो, जिससे कि हमारा मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चल सके और हमारा विद्यालय जो है वो आगे बढ़ सके। अगर हम नेक्स्ट की करें तो कार्य योजना बनाना, ठीक है। जब हमने संस्थान के लक्ष्य निर्धारित कर लिए, है ना, संस्थान की भूमिका निर्धारित कर ली, स्पेशल गोल डिसाइड कर लिए, विशिष्ट लक्ष्य बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम कार्य की योजना बनाएंगे कि हमें कब से किस किस समय में कैसे कैसे कार्य को लागू करना है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट चरण की बात करें, अगले चरण की, तो क्रियान्वयन करना या क्रियान्वयन कह सकते हैं या लागू करना। हमने जो कार्य योजना बनाई है ना, उसको विद्यालय में लागू करना, ठीक है। यानी कि उसके तहत सभी कर्मचारियों को काम बांटना आदि तरीके से हमें जो भी हमने क्रिया करनी है वो क्रियान्वित करना।
उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है समय समय पर उसका पुनरावलोकन करना। यानी कि समय समय पर जो प्रबंधक है वो सारी चीजों को एक बार अवलोकन कर ले, यानी ऑब्जर्व करता रहे टाइम टाइम पर कि सभी व्यक्ति या सभी कर्मचारी अपना कार्य जो है वो उचित प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, है ना, क्योंकि जब तक अभी प्रेरणा अंदर से नहीं मिलेगी, लोगों को पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तब तक वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो और अगर लास्ट चरण की हम बात करें, आखिरी स्टेप की बात करें, तो प्रक्रिया को पुनः शुरू करना। ठीक है, तो एक बार अगर हम ओवरव्यू लें सारी हेडिंग का, आप ऊपर से नीचे तक एक बार समझते हुए चलेंगे। यानी कि पहले तो हम एमबीओ समझेंगे। एमबीओ क्या है? एक ऐसा प्रबंधन का उपागम है जिसमें उद्देश्यों के आधार पर जो है प्रबंधन को चलाया जाता है या मैनेजमेंट को चलाया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, इसका नाम ही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला जो इसका चरण था वो हमने बात की संस्थान के लक्ष्यों का निर्माण करना, फिर संस्थान की भूमिका को स्पष्ट करना, फिर विशिष्ट लक्ष्यों का निर्माण करना, उसके बाद कार्य की योजना बनाना, फिर कार्य को लागू करना या क्रियान्वयन करना, समय समय पर पुनरावलोकन करना, ठीक है, और प्रदर्शन पर प्रशंसा करना, और अंतिम प्रक्रिया को पुनः शुरू करना। ठीक है, अगर हम बात करें कि एमबीओ की आवश्यकता क्यों है, हम अपने विद्यालय में एमबीओ उपागम को क्यों अपनाएं, और कोई उपागम देख लेते हैं या फिर नहीं अपनाते हैं इस तरीके से, तो उसकी आवश्यकता क्यों है? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें क्या है, उद्देश्यों पहले से ही डिसाइड होते हैं। तो एक तो जो व्यक्ति को हम जो भी गोल देते हैं उसमें उसको एक थोड़ा सा जिम्मेदारी महसूस होती है, और वह अपनी जिम्मेदारी को समझता भी है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी क्षमता और योग्यता और कुशलता के अनुरूप उसको दी जाती है। इसलिए जिम्मेदारियों की समझ में और रुचि और योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिलता है। गोल डिसाइड है कि ये करना है ना, तो उसके आधार पर उसे कार्य मिलता है। अगर बात करें तो व्यावसायिक संतुष्टि मिलती है। और तो अगर हम बात करें एमबीओ के लाभ की, कि एमबीओ उपागम अगर हम अपने विद्यालय में लागू करते हैं या एमबीओ के थ्रू हम अपना विद्यालय को संचालित करते हैं, तो उससे लाभ क्या होगा? ठीक है, तो जैसे कि एक तो इसमें मेन लाभ क्या है कि सबसे बड़ी चीज है, इसमें उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होते हैं, है ना, तो लोग अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, सबकी सक्रिय सहभागिता होती है ना, सभी कर्मचारी जो है वो एक्टिव रहते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं संस्थान को आगे बढ़ाने में, है ना, अभिप्रेरणा मिलती है, और सबको ये पता रहता है कि उन्हें कब क्या कैसे और किस प्रकार से करना है ना, और इसके द्वारा क्या है, उचित मूल्यांकन भी होता है। तो अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ यही है कि उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, है ना, सबकी सक्रिय सहभागिता होती है, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सभी की जानकारी होती है, जिससे कि सभी कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित हो पाते हैं। अगर इसकी हानि की बात करें तो जितना ये बाहर से थोड़ा सा इजी लगता है, अंदर से उतना ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें कागजी कार्यवाही ज्यादा हो जाती है, मीटिंग बहुत ज्यादा अटेंड करनी होती है, और समय समय पर जो अवलोकन करना होता है वो सबका इंडिविजुअल करना होता है कि सब अपना अपना कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, है ना। तो इसमें एक तो दरअसल क्या है, उद्देश्यों पर अधिक बल दिया जाता है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी कंडीशन क्या है, वो चीज मायने नहीं रखती, आपको जो उद्देश्य मिला है आपको वो पूरा करना है समय में, है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरव्यू एमबीओ की अगर हम बात करें तो एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हमने उसके स्टेप की बात की कि हम किस किस प्रक्रिया के द्वारा इसको लागू करते हैं, है ना, और उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको एमबीओ समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं डाउट है और कोई क्वेरीज है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।